फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके इंट्रोडक्शन में पहले एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जिसने ऑस्टेड ने उस एक्सपेरिमेंट को किया था। उस एक्सपेरिमेंट में ऑस्टेड ने पूरी एक सर्किट बनाई जिसमें एक मेटेलिक वायर भी था। तो ऑस्टेड ने ये चीज़ नोटिस की कि जब कभी भी कोई भी मेटेलिक वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। उसने क्या किया कि जो भी कंडक्टिंग वायर था उसके ऊपर मैग्नेटिक कंपास नीडल को उन्होंने रख दिया। राइट। तो जैसे ही उस जो कंडक्टिंग वायर है उसमें से जब करंट फ्लो हुआ तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण वो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां पर ये एक चीज दर्शाती है कि जब कभी भी कोई भी मैग्नेटिक वायर में से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। सो एज अ रिजल्ट, ऑलवेज व्हेन there is moving charge, there is current produces, and because of that current magnetic field also produces surrounding that space. Right. So जब कभी भी चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। सो नाउ व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? तो लॉरेंट्ज फोर्स मतलब कि जब कभी भी हम किसी चार्ज को, मतलब कि क्यू चार्ज को, जब कभी भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बट ये ज़रूरी है कि वो जो चार्ज है वो कुछ वेलोसिटी से मूव होना चाहिए। तो जब कभी भी कोई भी चार्ज की कुछ वेलोसिटी होगी और वैसे वेलोसिटी वाले चार्ज को जब कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो जो फोर्स होगा वो लॉरेंट्ज फोर्स ने उस इक्वेशन को डिराइव किया, एंड दैट इक्वेशन इज वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हटा दे तो साइन थीटा आएगा, एंड दैट थीटा is the angle between that velocity of that charge and magnetic field direction. Right. तो sin theta वो फंक्शन है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर डायरेक्शन हम लोग जो भी फाइंड करेंगे फोर्स की डायरेक्शन, तो वो राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड करेंगे। राइट। तो जो भी डायरेक्शन होगी वो v और b दोनों के ही परपेंडिकुलर वो फोर्स लगने वाला है। अगर यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया तो इफ चार्ज इज नेगेटिव द फोर्स एक्सपीरियंस इज पॉजिटिव, इट इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि मान लो कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट। राइट। नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू इज जीरो। कब जीरो होगा? तो वो जीरो होगा जब थीटा जीरो होगा, थीटा 180 होगा, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 जीरो होता है। तो जब कभी भी जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अगर पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे तब हमें साइन जीरो मिलेगा, तब जो भी फोर्स लगेगा उसकी फॉर्मूला, उसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। जब कभी भी वेलोसिटी जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली फोर्स तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और जब कभी पार्टिकल न्यूट्रल होगा, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, तब हमें फोर्स जीरो मिलने वाला है। फोर्स ऑन द चार्ज इज मैक्सिमम। अब फोर्स मैक्सिमम कब मिलेगा? तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जब v मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होगी तो साइन 91, और तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी f इज इक्वल टू क्यू वी बी। दैट टाइम फोर्स इज मैक्सिमम। नाउ स्टेट डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स की अगर डायरेक्शन को पता करना है तो राइट हैंड स्क्रू रूल, अगेन सेम रूल वी हैव टू अप्लाई। राइट। तो उससे हमें फोर्स की डायरेक्शन का पता चलेगा। फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स।
So magnetic Lorentz force does not no work on charged particle because it is perpendicular to vector v cross vector b. Means vector v और b के वो perpendicular होगा. तो यहाँ पर जो भी फोर्स है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उसके परपेंडिकुलर होगा. तो परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब कि नो वर्क इज डन बाय द चार्ज पार्टिकल. फिर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर चेंज नहीं होगी क्योंकि जो भी पार्टिकल यहां पर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्यूट कर रहा है, रिवॉल्यूशन, तो वहां पर स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है. वेलोसिटी भले चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन है. तो स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. देन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो लॉरेंस फोर्स मोमेंटम को चेंज करेगा क्योंकि मोमेंटम वो वेलोसिटी पे डिपेंड है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². तो यहाँ पर जो v है वो स्केलर है, इसलिए वो तो चेंज नहीं होगा, बट मोमेंटम जरूर चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है. करंट की डायरेक्शन है डाउन साइड, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट. तो उसको जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो फिर उसका फोर्स क्या होगा. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, राइट. तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा जितना एंगल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच. तो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी. जो भी हमने वायर लिया है उसका लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A. करंट है स्मॉल i. E बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो किस वजह से फ्लो हो रहा है, तो यहां पर E चार्जेस की वजह से. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ऑफ दैट वायर. सो इससे हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर है. तो हमें सिंपली क्या करना है, n इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि यहां पर क्या था वो यूनिट लेंथ वाला था. सो इंटू हमने पूरा वॉल्यूम ही ले लिया, यूनिट वॉल्यूम था यहाँ पर, इंटू वॉल्यूम कर दिया. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जो भी है वो मिल जाएंगे. अगेन यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बट अगर मुझे पूरे जो कंडक्टिंग वायर है उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करने हैं तो मुझे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. सो यहाँ पर n इंटू ई इंटू एल कर दिया, तो मुझे पूरे कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी नंबर्स मिल जाएगी. नाउ अमाउंट ऑफ चार्ज कंडक्टिंग पर यूनिट टाइम. तो चार्ज पर यूनिट टाइम कितने कंडक्टिंग हो गए, तो Q इज इक्वल टू एन ई इंटू ए इंटू एल, राइट. तो इतने चार्ज की जो वैल्यू होगी कंडक्टर के अंदर, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो हमें इस फॉर्मूला से मिलेगी. तो n इंटू ई ए इंटू एल. तो इतने टोटल चार्ज की वैल्यू है कंडक्टर के अंदर. नाउ दिस चार्ज इज ड्रिफ्टिंग विथ अ वेलोसिटी वेक्टर v. क्योंकि कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होगा तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी. तो जब कभी भी हम ऐसे कंडक्टिंग वायर को, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वहां पर फोर्स एग्जर्ट होगा, एंड दैट फोर्स फॉर्मूला इज वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड एन हैट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स. सो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मोड वैल्यू ऑफ दैट, सो यूनिट वेक्टर हट जाएगा. अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, राइट, उसके अंदर में Q की वैल्यू रख दो, क्योंकि फॉर्मूला इसके फॉर्मूला में रखूं अगर मेन फॉर्मूला में, तो फोर्स की हमारी टोटल ये फॉर्मूला बन जाएगी एन ई ए एल वी बी साइन थीटा. सो दैट इज कंप्लीट फोर्स फॉर्मूला, राइट. सो एन ई ए वी वो हमारा क्या होगा, करंट होगा. कैसे, तो V इज इक्वल टू एल अपॉन टी.
वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। अब एनी ए एल अपॉन टी लिखेंगे यहाँ पर, राइट, विच इज क्यू बाई टी, क्योंकि ये हमारा क्यू है तो विच इज क्यू बाई टी, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसी वजह से हमें ये फॉर्मूला मिल रही है, क्योंकि टी टी कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, राइट। तो इसी वजह से आई की ये फॉर्मूला है एनी ए इंटू वी, राइट। सो हियर आई, राइट, सो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट, क्योंकि एन ई ए वी वो तो हमारा आई हो गया, राइट, तो पूरा आई, तो ये हमारा फोर्स की फॉर्मूला हो गई। अब ये जो फोर्स की फॉर्मूला है उसमें साइन थीटा फंक्शन है, तो साइन थीटा फंक्शन की जगह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मतलब साइन फंक्शन। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, सो वी कैन राइट बिल साइन थीटा, दैट इज फोर्स फॉर्मूला। तो फोर्स कब मैक्सिमम मिलेगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब कि जो हमारी लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का डायरेक्शन जब कभी भी 90 डिग्री होगा तब फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। सो F इज इक्वल टू बिल साइन 90, सो साइन 90 इज 1, सो F इज इक्वल टू बिल, दैट इज मैक्सिमम फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो जब कभी भी कंडक्टिंग वायर को, जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रखेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो हमारी जो मिड फिंगर है, राइट, तो मिड फिंगर को स्ट्रेच करना है 4 फिंगर्स एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड इन 3 म्यूचुअल डायरेक्शंस। तो हमारे लेफ्ट हैंड को, आपको ये राइट हैंड लग रहा होगा बट मेरे यहाँ से ये लेफ्ट हैंड है, तो इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे सेट करना है, राइट। सो मिड फिंगर मीन्स दिस फिंगर, it indicates direction of current, right. Four fingers means this first finger, it indicates direction of magnetic field and this thumb indicates the direction of force. So सभी को तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को सेट करके फिर फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। देन yes, a current carrying straight wire is aligned and means north south direction. What is the force on the conductor? तो यहाँ पर फोर्स पूछा है, राइट। तो अगर कंडक्टिंग कैरिंग स्ट्रेट वायर को हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो फोर्स की, तो अकॉर्डिंग टू दैट एंगल साइन थीटा, साइन 90 sorry साइन 0, right, because both will be in same direction, so that's why answer will be 0. A current straight wire is aligned east-west direction. What is the force on conductor? Now theta is equal to 90 degree. So when theta is equal to 90 degree, we are getting Bill, means maximum force. Now explain motion of a charged particle in a magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? तो charge particle is traveling with velocity vector v parallel to the field vector b, the trajectory of straight line because the magnetic Lorentz force is 0, right. तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है और अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 मीन्स 0. So same result we are getting for anti-parallel vector b, means 180 के लिए sin 180 अगेन 0. तो ऑलवेज चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर ही जाना होगा, ये कंपलसरी होगा, तभी लॉरेंस फोर्स एक्सर्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे. तो चार्ज पार्टिकल पे तब लॉरेंस फोर्स एक्सर्ट होगा और तब वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. तो इसीलिए जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली जाएगा तो वो तुरंत सर्कुलर मोशन करने स्टार्ट कर देगा. सो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलरली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² अपॉन r, राइट.
and Lorentz force, that is QVB. So both will be same. Then and only then this charge particle can move circularly. That is the condition here. So both are same. So 1V gets cancelled out. So we are left with only V. So V subject, that is velocity of that particle. So velocity is equal to QBR upon M. Now V proportional to R, right? तो मतलब कि वेलोसिटी वो डायरेक्टली आर पे डिपेंड है. मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये जो सर्कुलर मोशन है उसका ऑर्बिट भी बढ़ जाएगा, उसकी रेडियस भी बढ़ जाएगी. तो कब होगा ये? जब कांस्टेंट v होगा, जब q अपॉन एम भी कांस्टेंट होगा. तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा दैट वी नो एंगुलर वेलोसिटी, ये एक फिक्स फॉर्मूला है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v की जगह पे r ओमेगा रखे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगी क्यू बी आर अपॉन एम. तो यहाँ पर एक आर कैंसल्ड हो जाएगा. सो ओमेगा वी आर गेटिंग दैट इज क्यू बी अपॉन एम. सो ये एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्मूला है. क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मूव कर रहा है तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी होगी. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, राइट? न्यू इज अवर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दैट इज द रिलेशन. सो नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी. So frequency formula is nu is equal to qb upon 2 pi m. So this frequency is called cyclotron frequency. तो cyclotron क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी से वो जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मूव करेगा, राइट? सो नाउ साइक्लोट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है कि जिससे पार्टिकल एक्सेलरेट होगा. तो इट यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू अ वेरी हाई स्पीड विथ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है कि चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इज एक्सेलरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों ही फील्ड के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पर जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करेंगे. सो कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर 2 Ds हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखा है 2 Ds है, हाफ ऑफ Ds है, राइट? सो उन दोनों को हमें एक दूसरे के सामने सामने रखना है और दोनों Ds को हमें एक AC ऑसिलेटर से कनेक्ट करना है. AC ऑसिलेटर उन दोनों में ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों डीज के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगा, राइट? नाउ वर्किंग. सो चार्ज पार्टिकल फर्स्ट it moves from one D towards the other, then polarity of D should be changed. This can be done in AC oscillator. So exactly what happens if we are having here positive charge is for example, तो यहाँ पर बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा, बीच में गैप है. अगर D1 एज अ पॉजिटिव बिहेव करेगा, उसकी पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि एसी ऑसिलेटर रखा है. तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो D1 से दूर जाएगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है, तो वो D2 की तरफ जाएगा, राइट? फिर दूसरे मतलब कि जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो फिर वो D2 पॉजिटिव हो जाएगा, D1 वापस कैंसिल हो जाएगा. तो D2 यहाँ पर D2 जब पॉजिटिव होगा तो वो चार्ज वापस यहाँ से घूम के D1 की तरफ जाएगा. फिर वापस क्या होगा, D1 पॉजिटिव होगा, वापस वो वहाँ पर रिपेल करके D2 की तरफ जाएगा. फिर वापस ये पोलैरिटी चेंज होते होते वो स्पीड बढ़ती जाएगी. तो ऐसे हम लोग उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं. सो यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की थी, तो वो जो चार्ज पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m. So kinetic energy of a particle ejected from cyclotron in a cyclotron for maximum speed of the particle Vmax is proportional to R and R is the radius of the disc. जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ती जाएगी क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वी आर गेटिंग एट दैट टाइम व्हेन velocity is maximum. So q square b square r square upon 2m,
राइट। ये फॉर्मूला मतलब कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर रखी तो उससे ये जो फॉर्मूला मिली दैट इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू है। सो काइनेटिक एनर्जी वो जो फॉर्मूला मिली उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और लास्ट में 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो उस फॉर्म में भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्यू बी इज इक्वल टू 2 पाई वी एम हमने फाइंड किया था, राइट। तो क्यू बी की जगह पे अगर ये फॉर्मूला रखे हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगी। नाउ here is it possible to accelerate the particle like electron using cyclotron y? So here no, due to relativistic effect the mass of the particle increases with speed. तो यहाँ पर रेस्ट मास वाला ये टर्म आ गया, क्योंकि जब कभी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में किसी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है तो मास भी इंक्रीज होता है। तो the electron has got negligible small mass and so the relativistic effect on an electron is more and there is frequent change in cyclotron frequency, so which is dependent on mass of the particle to be accelerated. Limitation of cyclotron. So due to relativistic effect the mass of the particle being accelerated increases with speed, क्योंकि स्पीड के इंक्रीमेंट की वजह से मास का भी इंक्रीज होगा। So therefore cyclotron frequency constantly changes, hence it is difficult to synchronize with the frequency of an AC oscillator, क्योंकि AC oscillator हम लोग पैरेलली उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे बट मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो AC oscillator को चेंज करना यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए वो उसकी लिमिटेशन है। सो these are the questions. Now the frequency at which a charged particle undergoes circular motion in a perpendicular to magnetic field vector B, so that V proportional to Q upon M, so charge to mass ratio of the particle. So V is independent of the particle speed V. तो यहाँ पर ये जो V है वो फ्रीक्वेंसी वाला है, तो फ्रीक्वेंसी स्पीड के बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, राइट। नाउ yes, total Lorentz force. So total Lorentz force means whenever electric force and so first of all electric force, we know that formula vector Fe is equal to Q vector E, right? And now we know magnetic force also, vector Fm is equal to Q bracket vector V cross vector B. तो दोनों का ही सम करेंगे Fe plus Fm, so दोनों का सम, तो टोटल फोर्स वी आर गेटिंग वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला. So a charged particle of charge q undergoes an undeflected path in a perpendicular electric field and magnetic field, then vector f will be 0. So मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही जो फोर्स की इफेक्ट मिल रही है वो जीरो हो रही है, मतलब नेट फोर्स इज जीरो, देन बोथ विल बी सेम, देन एंड ओनली देन फोर्स विल बी जीरो. सो क्यू इज इक्वल टू क्यू वी बी. सो v को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्यू क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू ई बाई बी. तो यहाँ पर हमें स्पीड की नई फॉर्मूला मिली कि स्पीड इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो हियर this method is used by J.J. Thomson to determine the charge to mass ratio of electron, right? And this principle is also used in mass spectrometer, used to separate charged particles according to their E by M ratio. Now Biot-Savart law. So for Biot-Savart law, consider a current carrying conductor and current which is flowing through that wire is I. AB is a small current element of length dl. The magnetic field at a point P due to this current element is given by dB. तो हमने क्या किया कि एक वायर लिया जिसमें से I जितना करंट फ्लो हो रहा है और उसका स्मॉल एलिमेंट लिया dl जितना. अब यहाँ पर पहले तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा करंट पे, फिर वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट,
फिर वो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के सबको अगर सम अप करेंगे, सो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो सबकी डिपेंडेंस देख के ये फॉर्मूला हमें लास्ट में मिली। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो क्या होगा, इज इक्वल टू साइन आएगा, इज इक्वल टू अपने साथ एक कांस्टेंट लेके आएगा के, और वो के की फॉर्मूला है म्यू 0/4 पाई। तो अब हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट फॉर्मूला है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला हमें मिली, वो जो भी हमने करंट लिया, मतलब जो भी करंट कैरिंग वायर लिया, उसके स्मॉल एलिमेंट के अकॉर्डिंग है। तो उसका हमने सिर्फ इतना ही पार्ट एज्यूम किया है, उसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो यहाँ पर साइन थीटा है, अगर साइन थीटा को मैं वापस अंदर डाल दूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो पहले देख लेते हैं कि म्यू 0 की वैल्यू क्या है। म्यू 0 इज कांस्टेंट, उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वे वैल्यू फिक्स्ड है यूनिट के साथ। तो म्यू 0 है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब वापस आते हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस लिख सकता हूँ, राइट। तो अब मेरी जो फॉर्मूला है वो थोड़ी चेंज होगी। वहाँ पर वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस आर हैट अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी कंप्लीट फॉर्मूला हो गई। सिर्फ डीएल एलिमेंट में से फ्लो होने वाले करंट के अकॉर्डिंग मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ a point P is a distance r perpendicular to current element. Write the expression for magnetic field at P. तो P पॉइंट पे इस लाइन एलिमेंट से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो उसकी फॉर्मूला अब इजी हो गई। डी बी वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल, यहाँ पर डी एल पे वेक्टर आएगा साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 कितना होगा, तो साइन 91, तो फॉर्मूला एज इट इज होगी, राइट। नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी बी। सो अगेन हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो राइट हैंड यहाँ पर स्क्रू रूल लागू यूज करेंगे, राइट। सो रोटेट अ राइट हैंड स्क्रू फ्रॉम वेक्टर आई डी एल टू वेक्टर आर, क्योंकि दोनों ही वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर के अकॉर्डिंग हमें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वो थंब के यूज से भी वो फाइंड कर सकते हैं वेक्टर डीबी की फॉर्मूला, राइट। तो वेक्टर आईडीएल, राइट, तो वेक्टर आईडीएल और वेक्टर आर, उनसे बनता जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हमें डीबी मिलने वाला है। देन एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई। सो यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर है, उसके पास करंट आई है। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू 90, सो साइन 91। सो वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड की ये फॉर्मूला मिल गई। तो अब क्या करना है, तो ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया था, मतलब कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया एक सर्कल का, सिर्फ इतना सा, इतना छोटा। बट हमें तो पूरे सर्कल का चाहिए, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया और राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पर ये मिलेगा इंटीग्रेशन डी बी मतलब बी, और बाकी सारे कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डी एल, तो पूरे सरकमफ्रेंस का यहाँ पर लेना है। सो इंटीग्रेशन डी एल मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। सो इंटीग्रेशन डी एल की जगह पे यहाँ पर 2 पाई आर लिखा।
पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो बाकी जो बचा वो हमारा कंप्लीट सर्कल के अकॉर्डिंग सेंटर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला है। सो ये हो गई B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2R। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एट द सेंटर। अब अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, जैसे कि ये वाला। सो कर्ल द palm ऑफ राइट हैंड लाइक दिस that the curled fingers are in the direction of current, right? And through the coil then extended thumb gives the direction of vector B। मतलब कि हमारी जो फिंगर्स है ना वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फील करेगा। तो मान लो कि अगर आपके अकॉर्डिंग ये जो होगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ होगा, राइट, इन दिस डायरेक्शन। अगर वो मेरे हिसाब से अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। सो इस हिसाब से हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, राइट। यहाँ पर दिया है, मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आपकी तरफ, राइट, मतलब कि हमारी जो भी ये जो स्क्रीन है स्क्रीन से बाहर आती हुई, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि स्क्रीन के अंदर जाती हुई, इनवर्ट डायरेक्शन। तो इनवर्ट डायरेक्शन को क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आउटवर्ड मतलब स्क्रीन से बाहर आ रहा है और इनवर्ट मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है। नाउ इज द फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द कॉइल? So answer is no, it is maximum at the center and decreases towards the periphery of the coil। मतलब से सेंटर पे वो मैक्सिमम मिलेगा, बट उसकी जो आगे की जो डिस्टेंस है वहाँ पर वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो भी कॉइल है, राइट, पेरिफेरी मतलब कि उसकी जो एंड्स है उस पे वो डिक्रीज हो जाएगा और सेंटर पे वो मैक्सिमम मिलेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट along the axis of circular coil carrying current। तो अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सिंपल। सो सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट dB इज इक्वल टू म्यू 0 IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब A पर से A के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि करंट तो ये डायरेक्शन पे होगी ए पे और बी पे करंट ये डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता होगा। तो उसके कारण मतलब ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इस डायरेक्शन पे है, बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इस डायरेक्शन पे है। अब दोनों के कंपोनेंट्स अगर फाइंड करें तो ये वाला कंपोनेंट मतलब कि उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा dB cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा dB sin थीटा। और इसका दो कंपोनेंट मतलब कि dB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा dB cos थीटा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा dB sin थीटा, राइट। तो यहाँ पर dB sin थीटा दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट है, बट यहाँ पर dB cos थीटा रहेगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो भी कंपोनेंट रहा वो लिखना है। तो वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू 0 IDL 4 पाई R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो dB डैश इज इक्वल टू dB cos थीटा कंपोनेंट हमें लिखना है। सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि A के अकॉर्डिंग ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें लिखना है क्योंकि ड्यू टू A और ड्यू टू B। तो ये क्या है R एक हाइपोटेनियस है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का। तो हाइपोटेनियस की फॉर्मूला होगी R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो वो हो जाएगी हाइपोटेनियस की फॉर्मूला। सो दैट इज R। सो cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन R। सी वेर इज cos थीटा? सो cos थीटा हियर, सो R upon R। So that's why now that formula cos theta is equal to R upon under root of x square plus R square, क्योंकि R हमारा हाइपोटेनियस है
तो ये फॉर्मूला हो जाएगी. सो आर इज इक्वल टू दैट वी नो. सो अब दोनों ही वैल्यूज अंदर रखें तो हमें मिलेगा ये एक तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज, और ये वाला टर्म मतलब कि आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2. तो ये हमारी कंप्लीट फॉर्मूला हो गई. डी बी इज इक्वल टू जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, वो हमारी फॉर्मूला. सो डी बी डैश इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एल आर अपॉन 4 पाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 बिकॉज दिस ब्रैकेट इज रेज टू 1 एंड दिस इज 1/2. सो सम ऑफ 1 प्लस 1/2 इज 3/2. नाउ ये जो फॉर्मूला हमें मिली, ये फॉर्मूला सिर्फ दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थी, बट हमें पूरे सर्कल के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है. सो इसीलिए इंटीग्रेशन. सो बी डैश इज इक्वल टू ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन डीएल. तो सर्कल का इंटीग्रेशन, सर्कल का लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, तो वो हो जाएगा 2πr. तो इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे यहाँ पर 2πr लिखेंगे और सारी फॉर्मूला एज इट इज. सो दैट्स वाई म्यू जीरो आई इंटू 2πr अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. सो ये फॉर्मूला हो गई. अब म्यू जीरो आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. तो ये बी डैश फॉर्मूला, राइट. तो इस बी डैश फॉर्मूला में ये 2 एक तो कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो बचा वो हमने यहाँ पर लिखा. तो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ आर होगा, राइट. यस, यहाँ पर आर स्क्वायर एक्चुअली इसलिए होगा क्योंकि ये एक आर था और ये एक और आर आ गया, तो आर इंटू आर यहाँ पर इसीलिए आर स्क्वायर लिखा है. तो यहाँ पर भी एक आर लिखना भूल गए, सो यहाँ पर एक आर एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि ये आर भी नीचे आएगा, राइट. तो इसीलिए म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. सो बी डैश इज इक्वल टू एन इंटू दैट बी डैश, क्योंकि कॉइल के एन टर्न्स है. तो ये हमारा नया मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला है, तो यहाँ पर डैश नहीं लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ राइट हैंड साइड बी डैश आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं. तो म्यू जीरो एन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. अब अगर इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला एक्स डिस्टेंस पे मिलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला हुई ड्यू टू रिंग, राइट. रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि यहाँ पर एन टर्न्स है उस रिंग के, तो उस एन टर्न्स वाले रिंग के अकॉर्डिंग एक्स डिस्टेंस पे मिलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की ये फॉर्मूला है. बट अगर मुझे सेंटर पे फाइंड करना है, कोई एक रिंग है मेरे पास और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो तब एन भी नहीं होगा और एक्स भी 0 हो जाएगा. तो तब जो बचा फॉर्मूला हमारा ये मिलेगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर रेज टू 3/2. तो यहाँ पर एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आर रेज टू 3 हुआ, और यहाँ पर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी डैश इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2r. सो ये होगी हमारी नई मैग्नेटिक फील्ड जो कि सेंटर पर मिलेगी. अब मान लो कि वही रिंग, अब हमारे पास n जितने रिंग्स हैं, तो उसके कारण सेंटर पे मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देना है इस फॉर्मूला को. तो n से मल्टीप्लाई होगा तो म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r मिलेगा. सो नाउ ग्राफ विच शोज द रिलेशन बिटवीन b एंड x. तो ग्राफ में जैसे जैसे हम लोग सरफेस से आगे जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, सेंटर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वापस में दूसरी सरफेस पे गया और वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता गया. तो मान लो कि मेरे पास ये रिंग है, मैं अपनी जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, सेंटर पे वो मैक्सिमम मिला और फिर वापस वो डिक्रीज होता गया और वापस वो डिक्रीज हो गया. तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ क्वेश्चन, a coil of length L make an angle 60 degree with the vertex if it carries current I ampere. Find the equation for magnetic field at the center. तो हमारे पास एक आर्क है वो 60 डिग्री जितना ही है, राइट. सो उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. सो थीटा हमारे पास है कैपिटल L अपॉन आर ओनली.
सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, राइट, एंड डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4πr²। सो उसका इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड, तो ये कैपिटल बी हो गया और ये हो गया इंटीग्रेशन डी एल। अब इंटीग्रेशन डी एल, तो फुल इंटीग्रेशन डी एल इज नथिंग बट आर इंटू थीटा, राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर इस फॉर्मूला से, तो ये था आर थीटा, तो इसीलिए यहाँ पर आर थीटा होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग आर थीटा लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू, एक आर कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर इंटू थीटा अपॉन 4πr²। तो एक आर कैंसल, तो इसीलिए ये फॉर्मूला मेरी बची म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4πr। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें बोला है, सो π/3। तो ये जो फॉर्मूला मिली उसमें थीटा की वैल्यू अगर रखे तो वो होगी π/3। सो दिस फॉर्मूला इंटू π/3, राइट। सो पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, so we are left with mu 0 I upon 4 into 3 is 12 R. So that is magnetic field formula, right? Now second question, if 2A in anti-clockwise direction, find the magnitude and direction of the field at center. तो करंट अभी फ्लो हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो I is equal to 2A, mu 0 we have. So formula is B is equal to 4π into 2 into 10 raised to minus 7 upon 12R. So 2 6 are 12. So इसीलिए ये फॉर्मूला मिलेगी, और एट लास्ट बाय कटिंग मेथड वी विल गेट दिस फॉर्मूला। नाउ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। So Ampere circular law, the line integral of the magnetic field along any closed path is equal to mu 0 times the current enclosed by the path. तो ये जो भी सेंटेंस है उसको अगर फॉर्मूला में डिराइव किया जाए तो ये मिलेगा, मतलब कि लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो एप्लीकेशन होगी फर्स्ट, पहले हमने एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि एक स्ट्रेट वायर लिया, राइट। तो स्ट्रेट वायर, उसके अकॉर्डिंग, मतलब स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई जितना, तो P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट P पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ दिस इज द फॉर्मूला। So Ampere loop at P, here it in a circle of radius R. तो R सर्कल में हमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करके फिर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो B इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप DL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। अब हमारे पास सर्कल है तो वो हो जाएगा 2πr। सो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू 0 आई। सो बी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी, एंड दैट फॉर्मूला इज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट आर डिस्टेंस। सो इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज राइट हैंड लाइक दिस, राइट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो अ कंडक्टर वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, अ शॉर्ट सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ शॉर्ट मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल ऑन वन साइड एंड साउथ पोल ऑन द अदर साइड। इस फॉर एग्जाम्पल हम लोग वो स्पाइरल बाइंडिंग यूज करते हैं। सो सोलेनॉइड इज लाइक दैट, एक स्पाइरल बाइंडिंग होता है बट वो कंडक्टिंग मटेरियल का होता है, और ये जो सोलेनॉइड है वो एग्जैक्टली एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। उसका एक नॉर्थ पोल भी होगा और एक साउथ पोल भी होगा। इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी, डिपेंड्स ऑन अपॉन करंट थ्रू इट। मगर मतलब कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो साउथ पोल हम लोग देखेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो वो नॉर्थ पोल होगा, राइट। सो यहाँ पर मान लो कि अगर सोलेनॉइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ वो है n, और I जितना करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड में से, और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो यहाँ पर ये रहा P पॉइंट, राइट। तो
वो जो पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली सोलेनॉइड के बीचों बीच है। सो यहाँ पर एम्पियर्स का सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, सो वो इसकी फॉर्मूला है, राइट। तो एम्पियर लूप एट पी विच इज रेक्टेंगुलर, सी दिस इज एम्पियरियन लूप। तो उस एम्पियरियन लूप में रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है, ये जो लूप है उसकी लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ओवर द लेंथ that is n into L, right? So or I enclosed, that is NLI. So ampere loop integration over a closed loop ABCD BDL is equal to mu 0 n L into I. तो ये हमने अप्लाई किया एम्पियर सर्किटल लॉ हियर। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B, integration BDL from B to C, integration BDL from C to D, integration BDL from D to A. So first integration BDL from A to B, that is BL. Why? Because A to B मतलब के थीटा 0 है, क्योंकि लेंथ भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई थीटा इज 0। और इसीलिए यहाँ पर हमें BL की वैल्यू मिलेगी क्योंकि cos 0 इज 1। तो BDL cos 0 दैट इज 1, सो AB के लिए BL मिलेगा। बट BC और DA कैसे है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BC और DA, राइट, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए cos 90 0, सो इसीलिए दोनों 0 हो जाएंगे। अब CD की बारी, CD तो बाहर है, सोलेनॉइड के बाहर है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, इसीलिए वो 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल ABCD के कारण जो भी हमें उसका जो इंटीग्रल मिल रहा है, लेंथ इंटीग्रल, दैट इज BL ओनली। सो BL इज इक्वल टू म्यू 0 NL इंटू आई, राइट। तो ये एम्पियरन सर्किटल लॉ यहाँ पर लगाया है, इसीलिए ये फॉर्मूला मिली। सो N इंटू L इंटू आई, तो यहाँ पर LL कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद म्यू 0 NI। सो ये है सोलेनॉइड से मिलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला। सो इफ द कोर इज अ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, सो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू अपॉन म्यू 0। ये एग्जैक्टली रिलेटिव परमिटिविटी जैसा है। रिलेटिव परमिटिविटी की भी सेम फॉर्मूला थी, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। सो अगर हम लोग ये ही चीज़, ये जो सोलेनॉइड है उसको कोई मीडियम में रखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो होगा म्यू 0 म्यू R इंटू NI, राइट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। अब टॉरॉइड, तो टॉरॉइड कैसे बनेगा? तो जब सोलेनॉइड के दोनों एंड को हम लोग पकड़कर उसको सर्कुलरली फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर वाइंडिंग वायर्स ही यूज हुए हैं, जैसे कि ये वाइंडिंग वायर सोलेनॉइड में थे, बट वो अभी सर्कुलरली कनेक्टेड है, तो तब जाके टॉरॉइड बनेगा। तो फील्ड इनसाइड टॉरॉइड, अगेन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, राइट, ये वाला। तो यहाँ पर आई enclosed by Amperian loop is 0, so that's why B is equal to 0, क्योंकि जो करंट है वो यहाँ पर अल्टीमेटली जो बन रहा है वो 0 हो रहा है। सो फील्ड पॉइंट P on circular axis of the toroid, so that becomes here, see, mu 0 into I. So integration BDL, so B is constant and DL, that is 2 pi A, क्योंकि हमारे पास अभी ये जो टॉरॉइड है वो सर्कुलर शेप में है और उसकी जो एरिया है वो A जितनी है। अब एरिया भी क्या लेनी है, तो टॉरॉइड के दो यहाँ पर सर्कल्स बनेंगे, एक तो इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल, दोनों का ही एवरेज वैल्यू मतलब कि A, तो वो सर्कमफ्रेंस हमें लेना है यहाँ पर टॉरॉइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली फॉर्मूला बन गई B इंटू 2 पाई A, राइट। सो अब अगर टॉरॉइड में n जितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो वहां पर यहाँ पर NB मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो B इंटू 2 पाई इज इक्वल टू म्यू 0 एन 2 पाई A इंटू आई।
क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो कितना एंक्लोज हो रहा है, तो करंट n इंटू टू पाई ए इंटू आई, तो ये करंट होगा इस टॉरॉइड में। सो राइट हैंड साइड म्यू जीरो एन टू पाई ए इंटू आई, तो टू पाई ए पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन विच इज ऑफ टॉरॉइड। तो यहाँ पर आई कैसे हमें एन इंटू टू पाई ए इंटू एल मिला, राइट। तो आई एक तो करंट है वो सरकमफ्रेंस में जा रहा है टॉरॉइड में, राइट। तो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसी लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल टॉरॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे। सो ये हमारा कैपिटल एन है एक तरीके से, तो हमें वो करंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसीलिए हमें टोटल करंट मिलेगा, और वो फिर ये इक्वेशन बनेगा, और एट लास्ट हमें ये फॉर्मूला डिराइव होगी। सो फील्ड पॉइंट पी आउटसाइड टॉरॉइड, तो आउटसाइड टॉरॉइड अगर है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सो उस पे जो करंट मिलने वाला है वो जीरो मिलेगा, क्योंकि जो करंट पेपर में एंटर होगा वही उतना ही एग्जिट होगा, तो जितना एंटर होगा उतना एग्जिट होगा, इसीलिए वहां पर करंट जीरो हो जाएगा, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो मिलेगा। सो टॉरॉइड हैज नो फ्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि टॉरॉइड सर्कुलर फॉर्म में है तो इट इज एंडलेस। Now, force between two parallel short conductors carrying current, sorry. So यहाँ पर दो पैरेलल वायर्स हमने रखे हैं I1 एंड I2, दोनों के ही स्मॉल एलिमेंट्स हैं DL2 DL1, राइट। सो यहाँ पर DL1 है, दोनों ही स्मॉल एलिमेंट के पे जो भी फोर्स लगने वाला होगा वो DF1 और DF2 होगा, क्योंकि दोनों के इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि जिससे फोर्स लगेगा। सो I1 DL एट DL2, सो DB1 इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 DL1 अपॉन आर स्क्वायर, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो लेंथ ऊपर जा रही है और फोर्स राइट हैंड साइड जा रहा है, इसीलिए थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट। सो साइन 90 इज 1, so we are left with this equation mu 0 upon 4 pi I1 dl1 upon r square. Now for experience by the current element I2 dl2, क्योंकि जो फोर्स db1 लगाएगा, मतलब कि db1 वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है पहले कैरिंग करंट के कारण, और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फोर्स I2 DL2 पे लगेगा। सो DF2 इज इक्वल टू I2 DL2 DB1, तो ये फोर्स लग रहा है दूसरे करंट एलिमेंट पे, और किस वजह से लग रहा है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस फॉर्मूला में ये DB1 को भी रखेंगे, राइट। तो यहां पर फॉर्मूला हमें मिलेगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई I1 I2 DL1 DL2 अपॉन R2। यहां पर ये जो R2 है that is actually R square, so here it is printing mistake, right। Similarly जैसे ये हमने फाइंड किया DF2, वैसे ही हमें सेम वैल्यू वाला DF1 मिलेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम बट ऑपोजिट, तो उसकी साइन नेगेटिव मिलेगी, वैल्यू सेम है दोनों की, यहां पर R स्क्वायर है। So df1 is equal to minus df2, they are attractive, they are of opposite direction, same magnitude. So यहाँ पर थर्ड लॉ प्रूव हो रहा है, right? So question, an overhead cable carries a current 90 ampere in north-south direction. What is the magnitude of magnetic field at distance 2 centimeter below the wire? What is the direction, which principle is used? तो करंट की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला ये सब वैल्यूज अंदर रखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगेन राइट हैंड थंब रूल हमें यूज करना है, फिंगर्स एंड थंब। सो राइट हैंड थंब रूल को अगर यूज करेंगे, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इट्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। देन
व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वहां पर स्पीड आता है और स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, बट मोमेंटम की फॉर्मूला में वेलोसिटी आएगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई भी चार्ज सर्कुलरली मूव कर रहा है तो वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, राइट। तो मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। नाउ जब कभी भी किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे सो उस पे टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क की फॉर्मूला होगी तब बीना साइन थीटा। एन आई ए बी उसको मैं लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू बीना, राइट। इससे जल्दी याद रह जाएगा, बीना साइन थीटा। सो हियर कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल ए एरिया, राइट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। So formula is m is equal to nia magnetic moment and tau is equal to mb sin theta। तो इसी वजह से हमें टॉर्क की ये फॉर्मूला मिली। देन mcg मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो उसमें हम लोग बेसिकली एक तो यूज़ करने वाले n टर्न्स वाले कॉइल, राइट, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है, एक स्प्रिंग यूज करेंगे विच प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट। फिर नॉर्थ साउथ फील्ड मैग्नेट, तो वहां पर बार मैग्नेट का भी यूज होगा। सी सॉफ्ट आयरन कोर टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई फ्लोज थ्रू द कॉइल, आई जितना करंट फ्लो होगा तो फिर उस कॉइल पे एग्जर्ट होने वाला टॉर्क है बीना। सो टाउ डिफ्लेक्शन इज बीना, सो रिस्टोरिंग टॉर्क भी यहां पर अप्लाई होगा क्योंकि हमने स्प्रिंग यूज की है। सो स्प्रिंग की वजह से जो रिस्टोरिंग टॉर्क मिल रहा है दैट इज के थीटा, के इज कांस्टेंट, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पर उसको बोलेंगे टॉर्जिनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, एंड थीटा इज द एंगल थ्रू विच कॉइल रोटेट्स। सो at equilibrium we know that tau deflection is equal to tau restoring टॉर्क। सो क्योंकि इक्विलिब्रियम में तभी होगा कि जितना टॉर्क हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं उतना ही क्लॉक रिस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज लगे, सो दैट टाइम कॉइल विल नॉट रोटेट। सो एट दैट टाइम बीना इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, एक्चुअली इट इज के थीटा, राइट, वो होगा हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। सो इसी वजह से अगर आई को अगर सब्जेक्ट बनाए तो आई इज इक्वल टू होगा के अपॉन बैन इंटू थीटा, बी ए एन। सो आई इज इक्वल टू के अपॉन बैन इंटू थीटा, राइट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि जब जब डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तब तब करंट बढ़ रहा है, राइट। सो यहां पर जो भी हमने पोल्स लिए हैं वो एक सिलिंड्रिकल शेप में है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। सो पोल सिलिंड्रिकल शेप में है, ये पोल्स है हमारे नॉर्थ साउथ, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेंगे रेडियली। नाउ करंट सेंसिटिविटीनेस ऑफ moving coil galvanometer, so the deflection in galvanometer per unit current, so theta upon I is equal to ban upon K, right, K that is the constant, right। so ये जो फॉर्मूला है वो एक सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है और वो है करंट सेंसिटिविटी, कि कितना करंट के अकॉर्डिंग वो सेंसिटिव है, राइट। और उसकी दूसरी सेंसिटिविटीनेस है वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटीनेस में थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई आर इंटू जी होगा। सो उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैन अपॉन के आर इंटू जी, ये फॉर्मूला में मिलने वाली है वोल्टेज सेंसिटिविटीनेस में, राइट। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हमें इस मेन फॉर्मूला से मिल रही है। थीटा अपॉन आई करोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगी, और आई में
अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, मतलब कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो हमें फिर लास्ट में ये वाली फॉर्मूला मिलेगी, राइट। नाउ ये जो आर जी टर्म है, ये जो जी टर्म है ना, वो अलग अलग नहीं है, आर जी लिखते हैं। आर जी मतलब के रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये जी अलग नहीं है, वो सबस्क्रिप्ट में है आर के, राइट। नाउ here increase in current sensitivity by doubling the number of turns may not increase voltage sensitivity। तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी वो इंक्रीज होगी बट वोल्टेज सेंसिटिविटी एज इट इज रहेगी। सो Q अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। सो इफ n is equal to 2n, so this is theta, right? Theta upon I, so theta upon I is equal to 2 into theta upon I, so that is न्यू थीटा अपॉन आई, वो डबल हो जाएगा, तो आर जी भी डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सो थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू थीटा और 2 इंटू आर जी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी एज इट इज रही बट करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। तो जब कभी भी आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो करंट सेंसिटिविटी चेंज होगा बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नेवर चेंजेस। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो मिली एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। टू मेजर स्मॉल करंट ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, दिस विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर सिंस आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पर मिली एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि आप अगर सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो तो वहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट है कि जो करंट रिक्वायर्ड है, राइट, सो करंट की रिक्वायरमेंट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी। सो यहाँ पर I प्रोपोर्शनल टू थीटा, सो I इज इक्वल टू के थीटा, K is constant, so K is equal to I upon theta, that is called figure of merit. So smaller the figure of merit, greater is the sensitivity. तो जितना K वैल्यू डिक्रीज होगा, कम होगा, उतना ही वहां पर सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सो गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच इज यूज्ड एन एमीटर टू मेजर द करंट। हम लोग इसी वजह से गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस में वो हाईली सेंसिटिव हो जाता है, एंड जब कभी भी सर्किट कनेक्टेड नहीं है तो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज ऑफ इट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर करंट चेंज हो जाता है। नाउ हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक तो लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट कर देना है, जिसको हम लोग शंट बोलेंगे। तो एकदम लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट कर दिया, राइट, ये सर्किट में दिखाया है। अब हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हमें क्या करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो उससे मुझे एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है which is much less than Rg, so Rs less than Rg. So ammeter has very low resistance, so it is connected in series with an electrical circuit to measure the current. तो अब हम लोग करंट को फाइंड करने के लिए उस डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक्सप्रेशन फॉर शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो potential difference across shunt resistance is equal to potential difference across galvanometer resistance, so वो फॉर्मूला होगी IR। तो शंट के आगे जो ISRS मिलने वाला है उनका मल्टीप्लिकेशन, और गैल्वेनोमीटर के आगे जो IGRG मिलने वाला है उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS एंड RG। तो सिंपल RS को सब्जेक्ट बनाएंगे तो IGRG अपॉन IS मिलेगा। अब टोटल करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक तो शंट में और गैल्वेनोमीटर में,
तो इस हिसाब से जो आई एस है वहाँ पर क्या होगा, तो मैं फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई एस को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पर मिलेगा आई माइनस आई जी। तो ये हमारे शंट फाइंड करने की फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से शंट फाइंड होगा। अब गैलोनोमीटर टू वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल, अब वो जो आरजी है राइट, उसके साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा गैलोनमीटर टू वोल्टमीटर के लिए। तो वहां पर हाई रेजिस्टेंस यूज करना है। पहले हमने लो रेजिस्टेंस यूज किया था, उसको शंट बोलते थे, बट अब हाई रेजिस्टेंस यूज करना है, कैपिटल आर। सो दोनों ही सीरीज में है, सीरीज की वजह से दोनों में ही सम होगा। सो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर प्लस आर जी, दोनों का सम। सो वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब कभी भी आपको अब किसी भी डिवाइस का वोल्टेज फाइंड करना है तो ये पूरे डिवाइस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, तब आप वोल्ट मीटर रीडिंग फाइंड कर पाओगे, राइट।